सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम पुनः ढोला मारूरा दूहा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी भाषा में लिखा गया एक लोकप्रिय प्रेमाख्यानक काव्य है। इस लोक काव्य को दूहा शैली में लिखा गया है और इस काव्य में राजस्थानी जनजीवन अर्थात लोक जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें वहाँ के तीज, त्योहार, पर्व आदि का भी सुंदर चित्रांकन इस काव्य में देखने को मिलता है। इस काव्य का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, क्योंकि ढोला और मारू आज भी राजस्थानी जन जन में बसे हुए हैं। ढोला मारूरा दूहा की जो काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अथवा ढोला मारूरा दूहा का जो भाव पक्ष अथवा कला पक्ष क्या है, या ढोला मारूरा दूहा का अनुभूति पक्ष, भाव पक्ष को अनुभूति पक्ष भी कहते हैं अथवा कला पक्ष को अभिव्यक्ति पक्ष भी कहा जाता है। तो जो भाव पक्ष और कला पक्ष यानी अनुभूति पक्ष अथवा अभिव्यक्ति पक्ष क्या है, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम बिंदुवार हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रथम बिंदु है श्रृंगार वर्णन। तो ढोला मारूरा दूहा में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष यानी संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। तो यहाँ हम संयोग श्रृंगार की चर्चा करते हैं। जो ढोला मारूरा दूहा है उसमें श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। जो ढोली है या ढाडी है, उसका संदेश प्राप्त कर जब ढोला विरह व्यथित मारवणी से मिलने उंगल देश पहुंचता है, तो अपने प्रिय को पाकर मारवणी आनंदित हो उठती है और उसी आनंद में मारवणी कहती है कि देखिए, सखिए साहिब आविया जहाँ की हूती चाह, हिवड़ऊ हेमा गिरी भयऊ तन पंजरे न माह। तो इस प्रकार वो अपनी प्रिय को पाकर जो अपनी उत्कंठा है या अपनी जो आनंद की स्थिति को वो रोक नहीं पाती, और इस तरह से उसका चित्रण किया गया है। आगे देखिए, मारवणी का जो सौंदर्य निरूपण है उसका भी अनेक स्थलों पर चित्रण मिलता है। वह अपने प्रिय के लिए श्रृंगार करती है, मिलन की उत्कंठा करती है, और संयोग का मनोहारी और मर्यादित चित्रण हमें इस दोहे में देखने को मिलता है कि कंठ बिलगी मारवी करी कंसुआ दूर, कंठ बिलगी मारवी करी कंसुआ दूर, चकवी मन आनंद हुआऊ किरण पसार्या सूर, चकवी मन आनंद हुआऊ किरण पसार्या सूर। तो ये बहुत ही मर्यादित और मनोहारी चित्रण भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार का जो दूसरा पक्ष है वो है वियोग पक्ष, वियोग श्रृंगार या विप्रलम श्रृंगार भी उसे कहा जाता है। तो जो ढोला मारूरा दूहा में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का निरूपण तो हुआ है, लेकिन प्रधानता यहाँ श्रृंगार के वियोग पक्ष अथवा विप्रलम श्रृंगार की ही हमें देखने को मिलती है। मारू अथवा मारवणी के विरह में तीव्रता है, गहराई है, मार्मिकता है और तन्मयता है। वह अपने प्रिय ढोला से मिलने के लिए आतुर है, व्यग्र है, और अपने प्रिय की स्मृति उसे सदैव व्यथित करती रहती है। और वो कहती है, देखिए, जब सोऊं तो जगावई, जब जागूं तब जाई, मारू ढोलऊ संभरई इणी परी रयण बिहाई। कि जब सोऊं तो जगावई, जब जागूं तब जाई, मारू ढोलऊ संभरई इणी परी रयण बिहाई। तो यहाँ ये सुंदर चित्रण देखने को हमें मिलता है। प्रकृति के विविध रूप जैसे वर्षा, बादल, बिजली, पशु पक्षी आदि उसकी विरह वेदना को और तीव्र कर देते हैं। इसलिए मारवणी अपने प्रिय ढोला को चेतावनी देती हुई कहती है, देखिए, मारवणी अपने प्रिय ढोला को चेतावनी देती हुई कहती है कि जई तू ढोला, देखिए, जई तू ढोला नावियऊ काजलियारी तीज, जई तू ढोला, कि यदि ढोला तू नहीं आया काजलियारी तीज,
जब कजली तीज को अगर यदि तुम नहीं आए, जई तू ढोला नावयऊ काजलियारी तीज चमक मरेसी मारवी देख खिवंता बीज। तो यहाँ एक चेतावनी भरा संदेश भी यहाँ देखने को हमें मिलता है। इसी प्रकार मारवणी की जो विरह वेदना है उसमें चिंता का अतिरेक है, इसलिए वह कहती है कि राती जू सारस कुरलिया, राती जू सारस कुरलिया गूंजी रहे सब ताल, जिनकी जोड़ी बीछड़ी तिनका कवन हवाल। राती जू सारस कुरलिया गूंजी रहे सब ताल, जिनकी जोड़ी बिछड़ी तिनका कवन हवाल। तो मारवणी की भांति मालवणी की विरह वेदना का भी इसमें चित्रण देखने को मिलता है। मालवणी सालय कुमार अथवा ढोला की विवाहिता पत्नी है। मालवणी को जब भी पता चलता है कि उसका पति ढोला पुंगल देश में मारू अथवा मारवणी से मिलने गया है, तो उसकी जो विरह वेदना है वो बढ़ जाती है। शरीर तपने लगता है, वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और उसे लगता है जैसे किसी सांप ने उसे काट लिया हो। उसका बड़ा सुंदर चित्रण देखिए इस दोहे में हमें देखने को मिलता है। मालवणी कऊ तन तपेऊ बिरह पसरेऊ अंग, ऊबी थी खड़हड़ पड़ी जाने उसे भुजंगी। मानो उसने भुजंग यानी भुजंग ने यानी सर्प ने उसे ढस लिया हो, इस तरह की स्थिति मालवणी की हो जाती है। इसी प्रकार मालवणी विरह वेदना से इतनी व्यथित है कि उसे गले से पानी नीचे नहीं उतरता और श्वास नहीं आता है। और वो देखिए, गले उन पानी उतरई हिये नमावई सांस, हिये में हृदय में श्वास भी ठीक से नहीं आ रही है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ढोला मारूरा दूहा काव्य में मालवणी की जो विरह वर्णन में विरह दशाओं का भी सशक्त चित्रण हमें देखने को मिलता है। जो दूसरा बिंदु है प्रेम व्यंजना। तो प्रेम व्यंजना में जो ढोला मारूरा दूहा है उसका जो मूल प्रतिपाद्य जो है, मूल जो उद्देश्य है वो प्रेम की व्यंजना करना ही है। इसमें प्रेम तत्व ही प्रधान है। इस काव्य की जो नायिका मारू है अथवा मारवणी है, जिसका विवाह बाल्यावस्था में नरवर के राजकुमार ढोला से हो जाता है। युवती मारवणी ने जब स्वप्न में ढोला को देखा तो उससे मिलने की उत्कंठा हुई। उसकी सखियां जब उससे पूछती हैं कि हे मारू, आपने अपने प्रिय ढोला को तो देखा ही नहीं, तो प्रेम कैसे हो गया? तो इस पर वह देखिए ये सुंदर दोहा कहती है कि जे जीवन तिन्हा तणु तन ही माही बसंत, धारई दूध पयोधरे बालक किम काढ़ंत। तो इस प्रकार वो इसका चित्रण जिक्र करती है। तो स्पष्ट है कि मारू का जो प्रेम है सहज एवं स्वाभाविक है, उसमें कृत्रिमता नहीं है, उस अकृत्रिमता नहीं है बल्कि गहराई है। ढोला भी मारू के प्रेम में सरोबार है। जब जो ढाडी या ढोली हैं उनका संदेश उसे मारवणी का संदेश का पता चलता है, तो वह शरीर से तो नरवर प्रदेश में रहता है, परंतु उसका प्रेमी मन मारवणी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। उसकी विरह व्यथा प्रारंभ होती है और वह सोचने लगता है कि मारवणी के बिना मैंने जो दिन अब तक बिताए हैं उन्हें विधाता मेरे जीवन में न गिने। देखिए इसका सुंदर उन्होंने इस दोहे में जिक्र किया है। ढोलई मन आरती हुई सांबली ए बिरतंत, जे दिन मारू बिन गया दई ने ज्ञान गिणंत। कि जो दिन मारवणी के बगैर मैंने बिताए हैं उन्हें विधाता मेरे जीवन में न गिने। इस प्रकार स्पष्ट है कि ढोला मारूरा दोहा लोक काव्य में प्रेम की शाश्वत एवं व्यापक व्यंजना हमें देखने को यहाँ मिलती है। जो देखिए तीसरा जो बिंदु है लोक जीवन। तो लोक जीवन का चित्रण भी ढोला मारूरा दोहा में हमें बखूबी मिलता है। लोक काव्य अथवा लोक गाथा जिस अंचल और प्रदेश से संबंधित होती है उसमें वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, रीति रिवाज, पशु पक्षी, ऋतु, वनस्पति आदि का स्वाभाविक चित्रण किया जाता है। और ढोला मारूरा दोहा में भी राजस्थान का लोक जीवन, वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, वहाँ के तीज त्योहार, मास, वर्षा, पशु पक्षियों आदि का सुंदर चित्रण किया गया है।
इस काव्य के दोहों में कहीं श्रावण भादो की वर्षा का जिक्र है, तो कहीं रेतीली भूमि का, गहरे कुओं का, गहरे कुएं जो हैं उनका, और खेती का भी पर्याप्त वर्णन किया गया है। ऊंट के वर्णन में उसके स्वभाव, उसकी तेज गति, वेशभूषा, आकृति आदि की स्वाभाविकता दिखाई देती है हमें। इसी प्रकार कुरंजा पक्षी, पपीहा, कौवा, कबूतर जैसे पक्षियों का चित्रण, पपीहा आदि पक्षियों का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। मालवणी के प्रसंग में मालवा अंचल का चित्रण करते समय देश काल का पूरा ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार लोक जीवन भी सशक्त इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। अब हम कला पक्ष की बात करते हैं अथवा अभिव्यक्ति पक्ष की बात करते हैं कि ढोला मारूला दोहा का जो भाव पक्ष जितना सशक्त है उतना ही कला पक्ष भी सशक्त है। तो भाषा शैली, सर्वप्रथम भाषा शैली पर बात करते हैं कि ढोला मारूला दोहा की भाषा हम सभी जानते हैं कि राजस्थानी है, और चूँकि इस काव्य का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा है, परिवर्तित होता रहा है, इसलिए इस काव्य की भाषा भी एक सी नहीं है। कहीं इन दोहों में प्राचीनता है तो कहीं नवीनता है। राजस्थानी भाषा के अतिरिक्त इस काव्य में गुजराती, पंजाबी, सिंधी भाषा आदि भाषाओं के शब्द भी जहाँ तहाँ हमें देखने को मिलते हैं, किंतु मूल भाषा राजस्थानी ही है। ढोला मारूला दोहा में हमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज सभी शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है। मुहावरों, कहावतों आदि का प्रयोग भी मिलता है। इस प्रकार इस काव्य में लोक भाषा की सरलता, सजीवता और स्वाभाविकता देखने को हमें यहाँ द्रष्टव्य है या देखने को मिलती है। अब भाषा शैली के बाद में है अलंकार। तो ढोला मारूला दोहा में अलंकारों जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कुछ अलंकारों का हम देखिए उदाहरण सहित जिक्र करने का प्रयास करेंगे कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का अनेक दोहों में रूपक अलंकार देखने को मिलता है, लेकिन एक उदाहरण देखिए। पंथी एक संदेश अड़ई, लग ढोलई पहचाई, धन कमलाणी कमलणी, यहाँ देखिए रूपक अलंकार है। धन कमलाणी कमलणी, सुरजी उगई आई। इसी प्रकार यमक अलंकार है कि नमणी खमणी बहुगुणी, सगुणी सगुणी अनई सियाई। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखिए। ढोलऊ मारू एकठा, करही कुतूहल केली, जाने चंदन रूखड़ई, बिलगी नागर बेली। तो इस प्रकार अनेक अलंकारों का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब देखिए छंद विधान। छंद विधान यानी छंदों का किस प्रकार से चित्रण इस काव्य में हमें देखने को मिलता है कि ढोला मारूला दोहा में छंदों की विविधता नहीं पाई जाती है। जो ढोला मारूला दोहा है उसमें छंदों की विविधता नहीं पाई जाती है, कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और बहुत सारे छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है। मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा छंद का प्रयोग किया है। वैसे दोहा छंद के अतिरिक्त सोरठा, गाहा, चंद्रायण कुछ छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में हुआ है। ढोला मारूला दोहा का छंद विधान गेयता की दृष्टि से भी, गायन की दृष्टि से या गेयता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें लय, तुक, यति, मात्रा आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। इस प्रकार छंद विधान की दृष्टि से भी ढोला मारूला दोहा हो सशक्त काव्य है। फिर हम प्रतीक योजना की बात करते हैं, प्रतीक विधान की बात करते हैं। ढोला मारूला दोहा में भी विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और ये प्रतीक बिल्कुल लोक जीवन से ग्रहण किए गए हैं, जैसे पपीहा, चातक, स्वाति जल, कौवा, कुरंजा आदि प्रतीकों का प्रयोग मारवणी की विरह की तीव्रता और प्रेम कथा को सशक्त बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार अनेक जितने भी प्रतीक इसमें लिए गए हैं वो लोक जीवन से लिए गए हैं, लोक और देश काल से लिए गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं या संक्षेप में कह सकते हैं या संक्षेप में कहा जा सकता है कि ढोला मारूला दोहा का जो भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है उतना ही कला पक्ष अथवा अभिव्यक्ति पक्ष भी महत्वपूर्ण है। ये लोक जीवन का प्रेमाख्यान काव्य है
जिसमें भावों की गहनता, मार्मिकता एवं प्रेम तत्व की उदात्तता के साथ साथ शिल्प की दृष्टि से भी ये बेजोड़ है। भाषा और शैली की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। धन्यवाद।